हेलो स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में अपने गुप्त शासक कंप्लीट कर चुके थे। आज अपने गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर भारतीय इतिहास में देखा जाए तो गुप्त वंश की सांस्कृतिक जो उपलब्धियाँ उनका बहुत बड़ा स्थान रहा है भारतीय इतिहास में। भारतीय इतिहास की बात की जाए तो इसमें गुप्त जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी गुप्त वंश की, उनका बहुत बड़ा स्थान रहा है। गुप्त वंश के जो शासक थे वह वैदिक धर्म को मानते थे या वैदिक धर्म के उपासक थे। वैदिक धर्म को मानते थे, वैदिक धर्म के उपासक थे। इनमें अपनी अगर बात करें कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त की, कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त की, तो इन दोनों ने अश्वमेध यज्ञ करवाए, अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और देखा जाए तो इनके द्वारा जो जैन और बौद्ध धर्म है उनको भी प्रश्रय दिया गया था। जैन व बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया गया। देखिए इनका मूल धर्म तो क्या था, मुख्य धर्म तो वैदिक धर्म था, लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों के साथ धार्मिक सहिष्णुता के भाव को रखा, यानी कि अन्य जो धर्म थे उनका भी सहयोग समय समय पर ये लोग करते थे। इसी के अनुसार अपने देखते हैं समुद्रगुप्त के बाद एक शासक बना था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक चीनी यात्री भारत आया जो था फाह्यान, चीनी यात्री फाह्यान भारत आया। इस फाह्यान की यात्रा वृत्तांत से क्या जानकारी मिलती है? इसके यात्रा वृत्तांत से जानकारी मिलती है भी भारत में एक तो अपराध बहुत कम थे, उस समय अपराध बहुत कम थे और कर बहुत कम थे, कर बहुत कम थे, यानी कि जनता पर जो आम टैक्स या कर लगाया जाता है, फाह्यान की यात्रा वृत्तांत से जानकारी मिलती है कि वो कर बहुत कम थे और भारत में अपराध जो थे वो बहुत ही कम थे या न के बराबर होते थे, बहुत कम होते थे। इनकी राजकाज की जो भाषा थी, इसी से जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश की जो राजकाज की भाषा थी वह कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा क्या थी? इनकी राजकाज की भाषा थी। इसी के समय मुख्य अपने लेखकों की या नाटककार की बात करें, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम महाकाव्य, इनके जो लेखक थे, इनका लेखक कौन? कालिदास। कोशकार अमर सिंह, अमर सिंह। मृच्छकटिकम के लेखक, मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। और मुद्रा राक्षस के लेखक, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त आदि। ये जो प्रमुख लेखक या नाटककार थे किसके समय हुए? तो ये गुप्त वंश के समय हुए। गुप्त काल में इन्होंने इन विभिन्न नाटकों की रचना वगैरह की। इसके अलावा अपने उदाहरण ले सकते हैं भी गणितज्ञ आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, वराहमिहिर आदि भी किसके समय हुए? गुप्त वंश के समय ही हुए थे। उसी समय इनका प्रभुत्व था। रामायण, महाभारत, इनका जो वर्तमान स्वरूप है ये भी किसके समय आया? गुप्त वंश के समय आया। रामायण, महाभारत आदि का वर्तमान जो स्वरूप है वो किस वंश के समय अस्तित्व में आया? तो वो गुप्त वंश के समय अस्तित्व में आया। इसके अलावा आपने देखा जाए तो चित्रकला, वास्तुकला, धातु विज्ञान या धातुकला, इन क्षेत्रों में भी गुप्त वंश की बहुत अधिक उपलब्धियां थी। चित्रकला में उदाहरण देखा जाए तो अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं। वास्तुकला का उदाहरण देखा जाए तो मंदिर जैसे दशावतार है या लक्ष्मण मंदिर है। धातुकला का उदाहरण देखा जाए तो दिल्ली के मेहरौली में स्थित लोह स्तंभ है, मेहरौली का लोह स्तंभ।
आज सैकड़ों वर्षों के बाद भी ये लोहा स्तंभ ज्यों का त्यों खड़ा है, उस पर किसी प्रकार की जंग नहीं लगी है। धातु कला, धातु विज्ञान में इसका उदाहरण ले सकते हैं अपने। इसके अलावा मूर्तिकला भी प्रमुख उदाहरण है। मूर्तिकला में देखा जाए तो पहली तो कौन सी है, नालंदा स्थित बुद्ध की 80 फुट ऊंची तांबे की मूर्ति पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है इसका सुल्तानगंज स्थित बुद्ध की 7.5 फीट ऊंची तांबे की मूर्ति। ये मूर्तिकला के प्रमुख उदाहरण है। देखो बच्चों, आपको इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से कवर करना है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। भारतीय इतिहास में गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों या गुप्त वंश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, गुप्त जो शासक थे वे कौन से धर्म को मानते थे, वैदिक धर्म के उपासक थे या वैदिक धर्म को मानते थे। कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाए। इन्होंने जैन व बौद्ध धर्म को प्रश्रय प्रदान किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायन भारत आया, जिसकी यात्रा वृत्तांत से जानकारी मिलती है भी भारत में अपराध बहुत कम थे और कर की जो दर थी वो भी बहुत कम थी। अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम के लेखक कालिदास, कोशकार अमर सिंह हैं, मत्स्यकट्टिकम के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। ये भी किस समय हुए, गुप्त वंश के समय हुए। गुप्त वंश की जो राजकाज की भाषा थी वह कौन सी थी, संस्कृत थी। रामायण है, महाभारत है, ये अपने वर्तमान स्वरूप में कब आई, तो गुप्त वंश के समय आई। गुप्त वंश की जो उपलब्धियां हैं वह चित्रकला, वास्तुकला, धातुकला और मूर्तिकला में भी बहुत अधिक रही है। अजंता की गुफाएं चित्रकला का उदाहरण है। जो मंदिर वगैरह है जैसे दशावतार मंदिर है देवगढ़ का, लक्ष्मण मंदिर है, वे वास्तुकला के उदाहरण है। धातुकला का उदाहरण अपने क्या दे सकते हैं, दिल्ली के महरौली का लोह स्तंभ है। मूर्तिकला में अपने पास 2 उदाहरण हैं, नालंदा स्थित बुद्ध की 80 फीट ऊंची तांबे की मूर्ति और दूसरा सुल्तानगंज स्थित बुद्ध की 7.5 फीट ऊंची तांबे की मूर्ति। देखो बच्चों, इसको एक बार रिपीट करोगे तब तक लर्न हो जाएगा और अपनी नोटबुक में इसको सुंदर सुंदर उतार लेना। थैंक यू बच्चों।